ये कहानी 1223 की है, जो एक हिस्टोरिकल ड्रामा मूवी है जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह सिर्फ 30 सिपाहियों ने 1 लाख से अधिक सेना का सामना किया था। मूवी की शुरुआत में रूसी रियासत के एक शहर को दिखाया जाता है। इस शहर का नाम रियाजान है और रियाजान का लॉर्ड यानी जमींदार लॉर्ड यूरी है, जिसकी उस शहर पर हुकूमत है। एक बार लॉर्ड यूरी के कुछ सिपाही जंगल में शिकार करने जाते हैं तो उन सिपाहियों में से 2 सिपाही अपने बच्चों को भी अपने साथ ले आए थे। उन बच्चों में एक लड़की है जिसका नाम नास्त्या है और जिसे बांसुरी बजाना बहुत पसंद है, और दूसरा कुलवर्त नाम का एक लड़का है जिसे बड़ा होकर एक महान योद्धा बनना है और वो अपने रियाजान शहर के लॉर्ड का रक्षक बनना चाहता है। वो रूसी सिपाही शिकार के लिए आगे बढ़ रहे थे कि तभी वहीं पर छुपे मंगोलियन सिपाही उन पर हमला करते हैं। मंगोलियन सिपाही तादाद में बहुत ज्यादा थे और वो रूसी सिपाहियों पर भारी पड़ रहे थे। ये सब देखकर नास्त्या अपना घोड़ा लेकर शहर की तरफ मदद बुलाने के लिए चली जाती है, लेकिन कोलोवर्त वहीं पर रुक जाता है। मंगोलियन सिपाही सभी रूसी सिपाहियों को मार गिराते हैं। अब कोलोवर्त वहां अकेला बचा हुआ था, तो वो 2 तलवारें एक साथ चलाकर अपना बचाव करने की कोशिश कर रहा था। पर तभी मंगोलियन सेना का सेना प्रमुख खोतिया कोलोवर्त की तरफ अपना भोलास फेंक देता है, जिससे कोलोवर्त वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसके बाद हमें 13 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कोलोवर्त अब बड़ा हो चुका है। जब वो नींद से जागता है तो वो अपने पलंग के साथ बंधा हुआ था। उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था और वो बहुत ज्यादा डरा हुआ भी था। तभी वहां पर नास्त्या आ जाती है। नास्त्या भी अब बड़ी हो चुकी है। वो कोलोवर्त के पास आकर उसे शांत करने की कोशिश करती है। दरअसल कोलोवर्त के बचपन में यानी 13 साल पहले जब मंगोलियन सिपाहियों ने उन पर हमला किया था, तब सबके साथ वो उसे भी मरा हुआ समझकर वहां से चले गए थे। पर कोलोवर्त वहां जिंदा था, मगर उसके सर पर एक बहुत ही गहरी चोट आई थी, जिसके कारण वो हर रोज सोने के बाद सब कुछ भूल जाता है और नींद से जागने के बाद आसपास के लोगों को मंगोलियन समझकर उन पर हमला करता है। इसीलिए उसके हाथ बांधकर ही उसे सुलाया जाता था और अगली सुबह नींद से जागने के बाद उसे सब याद दिलाने के बाद ही उसके हाथ खोल दिए जाते थे। और ये काम नास्त्या पिछले 13 सालों से करती आ रही थी। नास्त्या ने उसके साथ शादी कर लिया है और उनके 2 बच्चे भी हैं। इसके अलावा कोलोवर्त तलवारबाजी में बहुत माहिर है, इसलिए वो लॉर्ड यूरी के सिपाहियों को यानी अपने रूसी भाइयों को तलवारबाजी का प्रशिक्षण देता है। साथ ही कोलोवर्त लॉर्ड यूरी का सबसे खास और भरोसेमंद आदमी है। अब हर रोज की तरह आज भी वो सिपाहियों को प्रशिक्षण देने के बाद घर लौटते वक्त नास्त्या के लिए एक बांसुरी लाता है, क्योंकि नास्त्या को बचपन से ही बांसुरी बहुत पसंद है। जब वो नास्त्या को बांसुरी देता है तो वो बहुत खुश होती है, लेकिन तभी कोलोवर्त वहां के एक बक्से में देखता है तो वहां पर वैसे ही बहुत सी बांसुरियां रखी हुई थी। यानी कि कोलोवर्त नास्त्या को हर रोज एक नई बांसुरी देकर भूल जाता था। पर नास्त्या ने इस बात का उसके सामने कभी जिक्र नहीं किया था, क्योंकि वो भी उससे बहुत प्यार करती है। एक बार लॉर्ड यूरी कोलोवर्त को बुलाने के लिए एक सिपाही भेजता है, क्योंकि कुछ दुश्मन सिपाही अपने घोड़े लेकर उनके शहर की तरफ आ रहे थे और उन पर हमला करने से पहले लॉर्ड यूरी कोलोवर्त की राय जानना चाहता था। तब कोलोवर्त कहता है उनके हाथ में झंडे नहीं है, तो हमें उन पर हमला करने से पहले उन्हें थोड़ा नजदीक आने देना चाहिए। और कोलोवर्त यहाँ सही साबित होता है, क्योंकि वो कोई दुश्मन नहीं थे, बल्कि वो रूसी रियासत के एक दूसरे शहर का जमींदार यानी लॉर्ड था, जो अपने रक्षकों के साथ लॉर्ड यूरी के पोते यानी राजकुमार फ्योदोर के बेटे के नामकरण समारोह के लिए आ रहा था। उसके बाद लॉर्ड यूरी के पोते का नामकरण समारोह कराया जाता है। उसी दौरान वहां का एक नागरिक आकर सबको बताता है कि मंगोलियंस की एक बहुत बड़ी सेना हमारे शहर की तरफ आ रही है, तो सब लोग वहां से भागने लगते हैं। लेकिन कोलोवर्त नामकरण समारोह पूरा होने तक वहीं पर रुकता है। उसके बाद वो देखता है कि पूरे शहर में अफरा तफरी मची हुई है। शहर के लोग मंगोलियंस को देखकर वहां से भागना चाहते हैं, लेकिन मंगोलियंस ने पूरे शहर को घेर लिया है। इसीलिए इस परिस्थिति से कोई रास्ता निकालने तक लॉर्ड यूरी ने शहर के सारे दरवाजे बंद करा दिए थे। अब लॉर्ड यूरी अपने सलाहकारों की राय लेता है, जिसमें वो बताते हैं कि उन्हें मंगोलियंस को शरण जाना चाहिए, जिससे उनकी सारी दौलत तो चली जाएगी, लेकिन कम से कम वो उनकी जान तो बख्श देंगे। लेकिन राजकुमार फ्योदोर को लगता है कि उन्हें उनका सामना करना चाहिए, जैसा उन्होंने पहले भी किया था। दरअसल उनके 40 रूसी योद्धाओं ने 10,000 मंगोलियन सिपाहियों का सामना करके उन्हें हरा दिया था, जिनमें राजकुमार फ्योदोर के साथ कोलोवर्त भी था। लेकिन इस बार मंगोलियंस लाखों की तादाद में थे, इसलिए लॉर्ड यूरी को उनके साथ समझौता करना ही सही लगता है। पर वो खुद शहर छोड़कर समझौते के लिए नहीं जा सकता था, तो वो राजकुमार फ्योदोर को समझौते के लिए भेजने का फैसला करता है और उसके साथ वो कोलोवर्त को भी भेजना चाहता है। लेकिन कोलोवर्त के मुताबिक उसका इस समझौते के लिए जाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसकी याददाश्त कमजोर है। तभी नास्त्या भी वहां आकर लॉर्ड यूरी से फरियाद करती है कि वो कोलोवर्त को इस समझौते के लिए ना भेजे, लेकिन कोलोवर्त उसका सबसे भरोसेमंद आदमी है, इसलिए लॉर्ड यूरी उसे ही इस समझौते के लिए जाने को कहता है। अब कोलोवर्त अपने सभी योद्धाओं को इकट्ठा करता है
और राजकुमार फ्योदोर के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद वो सब लोग मंगोलियंस को तोहफे में देने के लिए हीरे जवाहरात की कुछ पेटियां अपने साथ लेते हैं और शहर के दरवाजे पर आते हैं। उस वक्त नास्त्या वहां आती है क्योंकि नींद से जागने के बाद कोलोवर को सब याद दिलाने के लिए उसके साथ कोई तो चाहिए था, लेकिन नास्त्या उसके साथ नहीं जा सकती क्योंकि उसे अपने बच्चों का भी ख्याल रखना है। इसीलिए वो अपनी नौकरानी लाडा को कोलोवर के साथ भेज देती है। उसके बाद राजकुमार फ्योदोर और कोलोवर अपने रूसी साथियों के साथ मंगोलियंस की सेना के पड़ाव तक पहुंच जाते हैं। यह मंगोलियन सेना चंगेज खान के पोते बटू खान की है। उसके बाद इन सबको बटू खान के शामियाने में ले जाया जाता है। वहां जाते ही राजकुमार फ्योदोर की तरफ से बटू खान को उपहार के तौर में वो हीरे जवाहरात की पेटियां दी जाती है। बदले में बटू खान की तरफ से इन रूसी सिपाहियों को खाने पर आमंत्रित किया जाता है। खाना खाते वक्त रूसी सिपाहियों की तरफ से बटू खान को पूछा जाता है कि वो उनके शहर रियाजान से क्या चाहता है। दरअसल बटू खान अपनी सेना के दम पर उसके रास्ते में आने वाली रियासतों पर हमला करके उन पर अपनी हुकूमत चलाता हुआ आ रहा था। उसी तरह अब वो रूसी रियासत पर भी अपनी हुकूमत चलाना चाहता था और रूसी रियासत का रियाजान ही वो पहला शहर है जिस पर बटू खान हमला करके उसे घुटनों पर लाना चाहता था। और इसी तरह वो रूसी रियासत के बाकी शहरों पर भी अपनी हुकूमत चलाता हुआ आगे बढ़ने वाला था। लेकिन जवाब में राजकुमार फ्योदोर कहता है कि वो बटू खान को ही घुटनों पर देखना चाहता है। तब बटू खान उनकी तरफ देखता है तो फ्योदोर की बात कायम करते हुए कोलोवर कहता है कि उनका शहर वो उनके मरने के बाद ही ले सकता है। अपनी इतनी बड़ी सेना के बीच में रहकर इतनी बहादुरी से बात करता हुआ देखकर बटू खान कोलोवर से इंप्रेस हो जाता है और खुश होकर उसे ट्रांजिस्टर की चिट्ठी वाला ताबीज पहनाता है। उस ताबीज की मदद से कोलोवर बिना किसी डर से हर उस राज्य में जा सकता है जहां बटू खान की हुकूमत है। उसके बाद बटू खान उन्हें संगीत का आनंद लेते हुए अपना खाना जारी रखने को कहता है, लेकिन वो उनकी एक चाल थी। कुछ ही देर में कुछ मंगोलियन सिपाही उन पर हमला करते हैं, लेकिन रूसी सिपाही पहले से ही सतर्क थे। वो पलटवार करते हैं और शामियाने से निकलकर रास्ते में आने वाले सभी मंगोलियन सिपाहियों को चीरते हुए जंगल की तरफ भागने लगते हैं। इस दौरान राजकुमार फ्योदोर को एक तीर लग जाता है, पर वो अपनी जान की परवाह किए बिना वहीं रुक जाता है ताकि उसके साथी इतनी बड़ी मंगोलियन सेना से बचकर यहाँ से निकल जाए। वो अकेला ही उनके बहुत सारे सिपाहियों को मार गिराता है, पर आखिर में राजकुमार फ्योदोर का वहीं पर सर कलम कर दिया जाता है। लेकिन तब तक उसके बाकी साथी मंगोलियंस के कुछ घोड़े चुराकर जंगल की तरफ जा चुके थे, पर वो बर्फीले तूफान की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तभी अचानक से एक बड़ा सा भालू उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब सभी रूसी सिपाही अपनी तलवारें निकालकर उस भालू का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी एक इंसान उस भालू के पीछे से उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है जिसका नाम नेस्टर है। दरअसल नेस्टर ने उस भालू को इस तरह ट्रेन किया था कि वो सिर्फ मंगोलियंस पर ही हमला करता था। नेस्टर भी एक रूसी है और वो उस भालू के साथ वहीं पर एक गुफा में रहता है। अब नेस्टर इन सभी रूसी सिपाहियों को उस बर्फीले तूफान से बचाने के लिए अपनी गुफा में ले जाता है। सब लोग वहां पर आराम करते हैं, लेकिन कोलोवर्थ अपनी याददाश्त खोने की परेशानी से बचने के लिए जगा हुआ ही रहना चाहता है। इसीलिए वो नेस्टर से इस पर कोई दवाई हो तो देने के लिए कहता है। अब नेस्टर भालू के साथ जंगल में ही रहता था तो उसे जड़ी बूटियों की जानकारी है, पर वो कोलोवर को दवाई देने से मना करता है क्योंकि उसके मुताबिक हर सुबह बिना किसी याद के उठना एक किस्मत की बात है, जिसके कारण इंसान अपनी जिंदगी हर रोज नई तरह से शुरू कर सकता है। पर कोलोवर्थ आग के सामने बैठकर जागने की कोशिश कर रहा था ताकि वो उस नक्शे को ना भूल जाए जो उसने बटू खान के शामियाने में देखा था, क्योंकि बटू खान उस नक्शे के मुताबिक तय किए गए रास्ते से रूसी रियासत के शहरों पर हमला करता हुआ आगे बढ़ने वाला था। तो कहीं वो उस नक्शे को भूल न जाए, इसलिए वो उस नक्शे को कपड़े पर लिख लेता है। उसके बाद अगली सुबह बर्फीला तूफान थम जाने के बाद कोलोवर्थ के सभी साथी नेस्टर को अलविदा कहकर अपने शहर की तरफ चले जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मंगोलियंस ने उनके शहर पर हमला करके पूरा शहर जला दिया था। उन्होंने लॉर्ड यूरी को भी मार दिया था। राजकुमार फ्योदोर की पत्नी अपने बच्चे के साथ पकड़े जाने के डर से आग में कूद गई थी। कोलोवर्थ की पत्नी अपने घर में अपने बच्चों के साथ जलकर राख हो चुकी थी। उन्होंने शहर के सभी घरों के साथ बड़ी घंटी को भी गिरा दिया था। वो सब लोग मिलकर उस घंटी को वापस खड़ा करके उसे बजाते हैं ताकि उनके शहर के जितने भी लोग बचे हुए हैं वो उस घंटी की आवाज सुनकर वापस आ जाएं। अब जितने भी बचे हुए लोग थे वो उन्हीं टूटे हुए घरों के नीचे और जंगल में जाकर छुपे हुए थे। घंटी के बजते ही बचे हुए सभी लोग उस घंटी के पास इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन घंटी की आवाज सुनकर कुछ मंगोलियन सिपाही भी उस तरफ आने लगते हैं। उन्हें देखकर सब लोग फिर से छुप जाते हैं, लेकिन कोलोवर्थ वही घंटी के नीचे बैठकर पकड़े जाने का नाटक करता है। पर जैसे मंगोलियन सिपाही उसे पकड़ने आते हैं तो वो उन पर हमला करता है और अपनी युद्ध कला दिखाते हुए अपने दोनों हाथों में तलवारें लेकर चीते की रफ्तार से उन मंगोलियंस पर टूट पड़ता है। वो बहुत सारे मंगोलियंस को मार गिराता है,
तभी उसके साथी बाहर निकलकर बचे हुए मंगोलियंस को भी मार गिराते हैं। उसके बाद कोलोवर्थ अपने शहर के बचे हुए सभी लोगों को नेस्टर की गुफा की तरफ भेज देता है और अपने साथियों को लेकर बटू खान से अपने शहर और अपने लोगों को जलाने का बदला लेने के लिए उस तरफ जाने लगता है। वो अपने आसपास के रूसी शहरों के जमींदारों से मदद लाने के लिए अपने 3 दूत उनकी तरफ भेज देता है। उसके पास वो नक्शा भी है जो उसने नेस्टर की गुफा में बनाया था। उस नक्शे के मुताबिक वो मंगोलियन सेना के पड़ाव तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद वो नदी के पानी में जड़ी बूटियों का ऐसा मिश्रण मिलाते हैं जिसे पीने के बाद मंगोलियन सेना के कई सिपाहियों के साथ उनके घोड़े भी बीमार पड़ने लगते हैं। और यह सब कोलोवर्थ ने किया है ये बताने के लिए कोलोवर्थ उस ट्रांजिस्टर के तावीज की चिट्ठी निकालता है जो उसे बटू खान ने पहनाई थी, और वो उस चिट्ठी का आधा हिस्सा फाड़कर उसे एक तीर के साथ मंगोलियंस के पड़ाव की तरफ भेजता है। उस चिट्ठी को देखकर मंगोलियंस का सेना प्रमुख खोतिया समझ जाता है कि यह सब कोलोवर्थ ने किया है, इसलिए वो कुछ मंगोलियन सिपाहियों को कोलोवर्थ को मारने के लिए उस दिशा में भेजता है जिस दिशा से वो तीर आया था। यह कोलोवर्थ की एक चाल थी। वो उन सिपाहियों को नजदीक आने देता है और फिर कोलोवर्थ के सभी साथी बाहर निकलकर उन्हें मार गिराते हैं। साथ ही कोलोवर्थ भी वहां गिर जाता है क्योंकि वो अपनी याददाश्त की वजह से पिछले 3 दिनों से सोया नहीं था। अब सब लोग उसे पेड़ से बांधकर सुला देते हैं। उसके बाद लाड़ा उसे खाना देने के लिए जाती है और वो उसे जगाती है। उसके जागने के बाद वो उसे सब याद दिलाती है, लेकिन उसे सब कुछ याद आने से पहले ही वो उसके हाथ खोल देती है, जिसके कारण कोलोवर्थ अपने ही साथियों को मंगोलियन समझकर उन पर हमला करता है। लेकिन उसके सभी साथी उसे पकड़ लेते हैं और उसे सब याद दिलाते हैं। सब कुछ याद आने के बाद कोलोवर्थ अपने साथियों से माफी मांगता है। उसके बाद रात के समय कोलोवर्थ अपने साथियों के साथ आत्माओं जैसा भेष बनाकर और चेहरे पर रंग लगाकर मंगोलियंस की छावनी में घुस जाते हैं, क्योंकि उसे पता था कि मंगोलियंस बहुत अंधविश्वासी है। जब मंगोलियंस उन्हें देखते हैं तो वो उन्हें बुरी आत्माएं समझकर भागने लगते हैं। जितने भी मंगोलियंस के लोग उनके रास्ते में आ रहे थे उन्हें चीरते हुए कोलोवर्थ के लोग आगे बढ़ रहे थे। वो मंगोलियंस के उन बड़ी बड़ी गुलेलों के पास पहुंच जाते हैं और उनकी ही गुलेलों से उन्हीं की सेना पर आग के गोले बरसाते हैं। और वहां से जाने से पहले कोलोवर्थ वो ट्रांजिस्टर की चिट्ठी का वो बचा हुआ आधा टुकड़ा भी तीर के साथ वही छोड़ता है। और इस बार भी खोतिया समझ जाता है कि यह भी कोलोवर्थ ने ही किया है, लेकिन उनकी पूरी छावनी में यह बात फैल चुकी थी कि जंगली आत्माओं ने उन पर हमला किया है। दूसरी तरफ कोलोवर्थ के भेजे हुए दूत आसपास के शहरों के जमींदारों के पास पहुंच चुके थे, लेकिन मंगोलियंस की इतनी बड़ी सेना का सामना कोई नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उनकी मदद करने से इनकार कर देते हैं। उन तीनों दूतों में से एक दूत पहले से ही घायल था, जिसकी वजह से वो अपने घोड़े पर ही बेहोश हो जाता है, जिसके कारण आगे मंगोलियंस उसे पकड़कर उसे जान से मार देते हैं। दूसरी तरफ कोलोवर्थ अपने आसपास के शहरों से मदद आने का इंतजार कर रहा था। तब उसे किसी के पुकारने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो अकेला ही उस आवाज की तरफ चला जाता है, लेकिन लाड़ा भी उसका पीछा करते हुए उस तरफ जा रही थी। आगे जाकर कोलोवर्थ देखता है कि वहां पर एक दूत था जिसे उसने आसपास के जमींदारों से मदद लाने के लिए भेजा था, पर वो वही तीसरा दूत था जिसे मंगोलियंस ने मार दिया था और अब जाल के तौर पर उसे वहां पर खड़ा किया था। जैसे कोलोवर्थ उसके नजदीक आता है तो सभी मंगोलियंस उसे घेर लेते हैं। लाड़ा भी यह सब देख रही थी तो वो कोलोवर्थ की मदद के लिए उसके साथियों को बुलाने वापस चली जाती है। और इस तरफ कोलोवर्थ अपने दोनों हाथों में तलवारें लेकर चीते की रफ्तार से उन मंगोलियंस पर टूट पड़ता है। इस बार खोतिया भी कोलोवर्थ को मारने के लिए वहां पर आया था, तो वो उसे अकेला ही इतने सारे मंगोलियंस के साथ लड़ता हुआ देखकर हैरान हो जाता है और वो एक बार फिर से अपना भोलास उस पर फेंकने की कोशिश करता है, जैसा उसने उसके बचपन में किया था। लेकिन इस बार कोलोवर्थ उसकी पकड़ में नहीं आता। तभी अचानक से बर्फीला तूफान आने लगता है और कुछ ही देर में नेस्टर अपने भालू को लेकर वहां पर पहुंच जाता है। भालू मंगोलियंस को देखते ही उन पर टूट पड़ता है। अब अचानक से आया तूफान और उस भालू को उसके इशारे पर मंगोलियंस पर हमला करता हुआ देखकर खोतिया को भी लगता है कि सच में उनके साथ जंगली आत्माएं हैं। वापस लौटने के बाद वो ये बात बटू खान को जाकर बताता है। अब बटू खान अपनी सेना को दिखाना चाहता है कि आत्माओं जैसी कोई चीज नहीं होती है और वो अपनी सेना का रास्ता बदलकर कोलोवर्थ को मारने जंगल की तरफ आने लगता है। कोलोवर्थ के साथी इसी इंतजार में थे, क्योंकि वो उन मंगोलियंस को मैदानी लड़ाई से ज्यादा जंगल में बुलाकर उन्हें मौत के घाट उतार सकते हैं। पर कोलोवर्थ को अपने शहर के उन लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाना होगा जिन्हें उसने नेस्टर की गुफा में छुपाया था। जब उन लोगों को भेजने की बारी आती है तब वो सभी लोग इस लड़ाई में कोलोवर्थ का साथ देने की इच्छा जताते हैं, क्योंकि उनका पूरा शहर जल चुका था। उनके पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं था। अब वो सब 30 लोग थे, लेकिन उनके साथ जितने भी बच्चे थे उन्हें उनको सुरक्षित जगह पहुंचाना होगा। इसलिए कोलोवर्थ अपने एक साथी जिसका नाम कारकुन है उसे उन बच्चों को लेकर रूसी रियासत के किसी दूसरे शहर की तरफ जाने को कहता है। वो कारकुन और उन बच्चों के साथ लाड़ा को भी भेज देता है। जाते हुए कोलोवर्थ कारकुन को बताता है कि बच्चों और लाड़ा को लेकर जब वो नदी के पास पहुंचेगा तब वो झंडा लहराकर उन्हें संकेत देगा और तब तक वो लोग मंगोलियंस को जंगल में ही रोक कर रखेंगे।
कारकुन बच्चों और लाड़ा को लेकर वहां से चला जाता है और उसके बाद कोलवर्थ और उसके साथी मंगोलियंस से लड़ने की तैयारी करते हैं। वो मंगोलियंस के साथ लड़ने के लिए एक ऐसे टीले का चुनाव करते हैं जहां से वह ज्यादा से ज्यादा मंगोलियंस को मौत के घाट उतार सकते हैं। अब ये सिर्फ 30 लोग थे और उनके सामने मंगोलियंस 1 लाख से भी ज्यादा थे। बटू खान सबसे पहले अपने तलवारबाजों को आगे भेजता है, पर कोलवर्थ के 30 लोग उन पर भारी पड़ते हैं और वह बहुत सारे मंगोलियंस को मार गिराते हैं। अब बटू खान अपने तीरंदाजों को तीर चलाने को कहता है, जिसमें कोलवर्थ के कुछ साथी घायल हो जाते हैं। अब बटू खान फिर से अपने तलवारबाजों को आगे भेजता है तो कोलवर्थ अपनी दोनों तलवारों से बहुत सारे मंगोलियंस को मार गिराता है, पर इस बार खोतिया भी वहां पर था जो कोलवर्थ के कई साथियों को मार गिराता है और वो कोलवर्थ के सामने आता है। अब कोलवर्थ अपनी दोनों तलवारों की मदद से उसकी तलवार तोड़ देता है और उसका सर धड़ से अलग कर देता है। इस बार भी उन्होंने बहुत सारे मंगोलियंस को मार गिराया था, लेकिन कोलवर्थ के भी काफी सारे साथी मारे जा चुके थे। कोलवर्थ ने अपने सैकड़ों सिपाही मार दिए हैं। ये देखकर बटू खान बड़ी गुलेल से उन पर पत्थर फेंकने को कहता है। तभी कोलवर्थ देखता है कि कारकुन नदी के पास पहुंचकर झंडा लहरा रहा था। उसे देखकर कोलवर्थ अब मौत को भी हंसते हंसते गले लगाने के लिए तैयार था। तभी बटू खान की तरफ से बड़ी गुलेल से उन पर बड़े बड़े आग के गोलों के साथ पत्थर फेंके जाते हैं, जिसमें एक एक करके कोलवर्थ के सारे साथी मारे जाते हैं और एक पत्थर आकर कोलवर्थ के भी सर पर लग जाता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। लेकिन कुछ देर बाद जब वो होश में आता है तो उसे सब कुछ याद था। इस बार वो कुछ भी भूला नहीं था। वो बहुत बुरी तरह से घायल हो चुका था। वो उस ट्रांजिस्टर की चिट्ठी का तावीज दिखाकर बटू खान की सेना की तरफ जाने लगता है। उस तावीज को देखकर वो लोग उसे कुछ नहीं करते। बटू खान भी वहां पर आता है। तब बहुत ज्यादा घायल होने की वजह से कोलवर्थ वही गिर जाता है। वो बटू खान से कहता है कि एक दिन उसके लोग अपना इंतकाम जरूर लेंगे। उसके बाद वो तावीज नीचे गिरा देता है और बटू खान को अपना तावीज वापस लेने के लिए कहता है। अब बटू खान जब तावीज उठाने के लिए नीचे बैठता है तब कोलवर्थ हंसते हुए कहता है, आखिर मैंने बटू खान को अपने सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। उसके बाद कोलवर्थ की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। बटू खान कोलवर्थ की इस बहादुरी को देखकर अपने सिपाहियों से कहता है, अगर ये मेरा आदमी होता तो ये मेरा सबसे भरोसेमंद आदमी होता। और वो अपने आदमियों को कोलवर्थ को एक योद्धा की तरह दफनाने को कहता है। वही दूसरी तरफ उन बच्चों की सुरक्षा के लिए कारकुन वहां से चला गया था। उसने अगले 5 साल में एक बहुत बड़ी सेना खड़ी की और अपनी लड़ाई जारी रखी। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए और इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले कहानी के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना बेहतर ख्याल और इसी तरह आते रहिए द मूवी नगरी में। धन्यवाद।